देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर अर्थात व्याकरण तथा उसके साथ ही साथ हम जानेंगे सेंटेंस क्या है अर्थात वाक्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं हम ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा के शुद्ध लिखने, बोलने तथा पढ़ने की व्यवस्थित पद्धति को हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। ग्रामर अर्थात व्याकरण के पिता कौन है? देखिए, सन 1745 में लिंडले म्यूरे ने अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित कुछ पद प्रस्तुत किए जिसके कारण इन्हें हम इंग्लिश ग्रामर के पिता कहते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी के पिता किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी के पिता हम जेफरी चौसर को कहते हैं। शेक्सपियर, देखिए फादर ऑफ पोएट्स वो है इंग्लिश के, उन्हें हम विलियम शेक्सपियर को मानते हैं। अब बात करते हैं हम कि ग्रामर के लिए कुछ पद क्या दिए गए। तो देखिए, सभी सभी भाषाओं के लिए एक निश्चित वर्णमाला दिया गया अर्थात कुछ अक्षर दिए गए जिसके आधार पर हमने इंग्लिश व्याकरण की रचना की। तो देखिए, लेटर्स, किसी भी वाक्य के सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स कहते हैं, या इंग्लिश वर्णमाला जो होता है वह 26 अक्षरों का होता है जिसे हम लेटर या अक्षर कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द उसे कहेंगे जो एक पूर्ण अर्थ दे। जैसे एंट, ANT, एंट में सीटी होता है। अगर उसी मीनिंग को हम अगर इधर उधर कर दें अर्थात NTA कर दे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोज लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड विच गिव अ क्लियर सेंस, अर्थात अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। फिर बात करते हैं हम कि शब्दों के समूह को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं जो एक पूर्ण अर्थ दे। वाक्यों के समूह को हम पैराग्राफ अर्थात पद या गद्य कहते हैं। अगर कविता होगा तो पद होगा अर्थात पोयम होगा तो पद होगा, और अगर हिस्ट्री होगी अर्थात कहानियाँ होंगी तो गद्य कहेंगे। अब बात करते हैं हम कि पैराग्राफ के समूह को अभ्यास कहते हैं। द ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स इज नोन एज लेसन। अभ्यासों के समूह को हम बुक्स कहते हैं, ठीक है, और बुकों के समूह को हम लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय कहते हैं। चलिए हम विस्तार रूप से जानते हैं लेटर अर्थात अक्षर क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को कुल 26 अक्षरों में बांटा गया है। लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है वॉवेल जिसे हम स्वर कहते हैं, दूसरा आता है कंसोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल की संख्या टोटल 5 होती है, जबकि इंग्लिश कंसोनेंट अर्थात व्यंजन की कुल संख्या 21 होती है। अर्थात टोटल कुल मिलाकर इंग्लिश ग्रामर में 26 वर्णमाला हैं जिसके आधार पर इंग्लिश की रचना हुई या इंग्लिश व्याकरण की रचना हुई। अब वॉवेल देखिए किसे कहेंगे। AEIOU को हम वॉवेल कहते हैं अर्थात स्वर कहते हैं, तथा AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स बच रहे हैं उन सभी को हम कंसोनेंट कहते हैं। जैसे BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, अर्थात सिंपल से हम कह सकते हैं कि वॉवेल AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स बच रहे हैं उन सभी को हम कंसोनेंट कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के वे समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करें वाक्य कहलाते हैं, या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो एक स्पष्ट अर्थ देते हों। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे अर्थात स्पष्ट अर्थ दे उसे हम वाक्य कहते हैं। उन चीज़ों को हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। देखिए, आई एम प्ले फुटबॉल का कुछ अर्थ है, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसे हम एक वाक्य कहेंगे। अर्थात शब्दों का वह समूह है जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। अब वही बात करें हम फुटबॉल आई प्ले एम। देखिए,
जो हम अभी शब्दों के ये ऐसे समूह पढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात यह एक वाक्य नहीं है। तुम लोग एक पत्र लिख रहे थे, यू वेयर राइटिंग अ लेटर। तो देखिए, यू वेयर राइटिंग अ लेटर का एक अस्पष्ट अर्थ है कि तुम लोग एक पत्र लिख रहे थे या तुम लोग पत्र लिख रहे थे, इसे हम वाक्य कहेंगे। लेकिन वही बात करें हम वेयर राइटिंग यू अ लेटर, देखिए इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखिए सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, अर्थात यह एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है, अर्थात इसे हम सेंटेंस कहेंगे। हाउ प्रिटी सी इज, वह कैसे सुंदर है। देखिए हाउ प्रिटी सी इज, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थात इसे हम वाक्य कहेंगे। राधा रीड्स बुक, राधा किताबें पढ़ती है। देखिए राधा रीड्स बुक, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि राधा किताबें पढ़ती है, अर्थात इसे हम वाक्य कहेंगे। दे आर वर्किंग, वे लोग काम करते हैं या कर रहे हैं। तो देखिए दे आर वर्किंग, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थात इसे हम वाक्य कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भाग। तो देखिए सेंटेंस को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वाक्य में जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे हम सब्जेक्ट या वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन लाफ्स, देखिए यहाँ पे मोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थात मोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लाफ्स प्रेडिकेट, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में कहे हुए बात को प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भाग। तो वाक्य को जैसा कि हमने कहा कि दो भागों में बांटा है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तथा उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहे हुए कथन को या कहे गए वाक्य को हम प्रेडिकेट करते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है या किताब पढ़ता है, तो उसके बारे में कहा है कि राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे, दे आर प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए दे अर्थात वे लोग, दे के बारे में बात करें अर्थात दे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। आर प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो उनके बारे में कहा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। देखिए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए सब्जेक्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड। अब बात करते हैं हम क्वालिफायर किसे कहते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने कहा माई ब्रदर्स रीड, तो देखिए यहाँ पे माई जो वर्ड है वह क्वालिफायर है। ब्रदर को हम हेड वर्ड कहते हैं या मेन वर्ड कहते हैं, और रीड्स हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट है। देखिए जैसे कि हमने कहा कि क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किए गए शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, तथा उसके बारे में जो कहा जाए, जैसे जिसके बारे में मुख्यतः कहा जाए, उसे हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, अर्थात एक अंधा व्यक्ति चल रहा है। देखिए ये जो वर्ड है यहाँ पे वह डिटरमाइनर है, ब्लाइंड क्वालिफायर है, और मैन मुख्यतः किसके बारे में बात करें हम, मैन के बारे में, तो इस वजह से हम उसे हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, चल रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। अगला है हमारा द ओल्ड लेडी क्राइड। देखिए यहाँ पे ओल्ड एक प्रकार का एडजेक्टिव, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, अर्थात द यहाँ पे डिटरमाइनर है, ओल्ड क्वालिफायर कहलाएगा, और किसके बारे में बात हो रही है, तो महिला, अर्थात लेडीज होगा, यहाँ पे हेड वर्ब होगा, और क्या कर रही है, तो चिल्ला रही है, तो चिल्लाना क्या हो जाएगा, उसका प्रेडिकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दीज प्रिटी बेबीज प्ले। देखिए यहाँ पे प्रिटी एडजेक्टिव है, और उससे पहले प्रयोग हुआ दीज, अर्थात दीज यह जो शब्द है वह डिटरमाइनर होगा, प्रिटी एडजेक्टिव अर्थात क्वालिफायर होगा,
बेबीज़ किसके बारे में बात हो रहा है? बेबीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में। तो यह हेड वर्ब होगा और वो क्या कर रहा है? तो खेल रहा है, तो प्ले जो होगा वह प्रेडिकेट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा और उसके पहले प्रयोग हुआ द, अर्थात यहाँ पे द जो होगा वह डिटरमाइनर होगा, ब्यूटीफुल क्वालिफायर होगा, गर्ल लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम हेड वर्ब या मेन वर्ड कहते हैं। और क्या कर रही है? तो डांस कर रही है, अर्थात डांस जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। देखिए अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट, जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट के बारे में कहे हुए कथन को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कम्प्लीमेंट। तो वर्ब किसे कहते हैं? नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो पहले वाले शब्द को हम सब्जेक्ट कहते हैं तथा उसके बारे में दूसरा अगर कोई नाउन या प्रोनाउन उस वाक्य में प्रयोग हुआ है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा कि जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात नाउन या प्रोनाउन को या किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के हम सब्जेक्ट कहते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। और यदि किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, अर्थात 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो पहले वाले को सब्जेक्ट तथा दूसरे वाले को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसमें नाउन नाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। देखिए कम्प्लीमेंट को हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, वह काम करने के कारण स्वयं गिर गया, अधिक कार्य करने की थकान के कारण वह गिर गया। तो देखिए ही के बारे में बात की जा रहा है, अर्थात ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। फेल्ट गिरा, अर्थात गिरना उसका कार्य है तो वह वर्ब हो गया। हिमसेल्फ स्वयं, अर्थात यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। और अगला है टायर्ड, वह किसके कारण गिरा? तो थकान के कारण। तो टायर्ड जो वर्ड होगा वह यहाँ पे कम्प्लीमेंट होगा। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट को समझते हैं। तो सब्जेक्ट वे वाक्य जिसमें नाउन तथा प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो या किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में जो बातें की जाए, जो कथन कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट को जैसा कि हमने कहा था कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो देखिए क्वालिफायर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जबकि मेन वर्ड या हेड वर्ड के कोई टाइप्स नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। तो बात करते हैं हम क्वालिफायर किसे कहते हैं। देखिए यदि किसी वाक्य में हेड वर्ब, अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी विशेषता बताई हो, अर्थात हेड वर्ब के पहले प्रयोग किए गए शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम। देखिए लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात लेडी के पहले लेडी जो होगा वो हेड वर्ब या मेन वर्ड होगा, ठीक है। लेकिन लेडी के पहले हमने यहाँ पे ओल्ड का प्रयोग किया है, अर्थात ओल्ड यहाँ पे जो होगा क्वालिफायर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। बर्ड, देखिए यहाँ पे हेड वर्ब या मेन वर्ड जो होता है वो बर्ड है और उसके पहले प्रयोग हुआ है ब्लैक, अर्थात चिड़िया तो है वह कैसी है? काली है, अर्थात एडजेक्टिव। क्वालिफायर या एडजेक्टिव को ही हम क्वालिफायर कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। तो क्वालिफायर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए डिटरमाइनर किसे कहते हैं? क्वालिफायर, अर्थात हेड वर्ब से पहले अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तथा उससे पहले किसी शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं। पहले एग्जांपल है द ओल्ड लेडी इज़ इन द रूम, ठीक है, इज़ वाइज। देखिए द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज। द, देखिए द का प्रयोग सबसे पहले हुआ अर्थात हम उसे डिटरमाइनर कहेंगे। ओल्ड, हेड वर्ब यहाँ पे लेडी है तो लेडी के पहले ओल्ड का प्रयोग हुआ है, अर्थात ओल्ड यहाँ पे क्वालिफायर कहलाएगा, जिसे हम एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात ओल्ड लेडी जो है वह कहाँ पे उपस्थित है? विशेषता बताइए लेकिन कहाँ पे है?
तो इन द रूम जो होगा वह एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और प्रेडिकेट उसके बारे में कहा जा रहा है, और ओल्ड लेडी के बारे में तो कैसी है, वाइज, तो वह बूढ़ी औरत जो रूम में है वह बुद्धिमान है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन ट्री फ्ली अवे, अर्थात वो एक काली चिड़िया जो पेड़ पर बैठी है वह उड़ गई या उड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, अर्थात ए यहाँ पे डिटरमाइनर है। मेन वर्ड यहाँ पे बर्ड है, चिड़िया के बारे में बात हो रहा है। उससे पहले हमने ब्लैक का प्रयोग किया है, अर्थात बर्ड के बारे में कुछ कहा जा रहा है और उसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले कर रहे हैं, अर्थात ब्लैक जो होगा यहाँ पे क्वालिफायर होगा। एडजेक्टिव फ्रेज, जो ब्लैक चिड़िया वह कहाँ पे बैठी है, तो ट्री पे, तो सिटिंग इन जो होगा ट्री वह एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट की, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ कथन कहा जाए, अर्थात फ्यू अवे यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। माई यंगर ब्रदर्स इन मुंबई आर एन एक्टर, अर्थात मेरे बड़े भाई देखिए, माई यंगर ब्रदर्स इन मुंबई आर एन एक्टर, अर्थात मेरे जो छोटे भाई हैं जो मुंबई में है वह क्या है, एक एक्टर है। अर्थात देखिए ब्रदर मुख्य क्रिया है, अर्थात यह इसे हम मेन वर्ड कहेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ब्रदर कैसे हैं, तो छोटे भाई, तो यंगर जो होगा वह क्वालिफायर होगा जो कि ब्रदर के पहले प्रयोग किया गया है। अब किसके छोटे भाई, तो जो यहाँ पे माई वर्ड प्रयोग किया है उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो जो बड़े भाई है वो कहाँ है, मुंबई में है, और क्या है, तो आर एन एक्टर, अर्थात एक एक्टर है, तो जो आर एन एक्टर होगा वह प्रेडिकेट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हिज न्यू फ्रेंड इन द रूम इज़ वाइज, अर्थात उसकी जो नई मित्र है जो कमरे में है वह क्या है, बुद्धिमान है। देखिए हिज यहाँ पे डिटरमाइनर होगा, उसके बाद से एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ अर्थात न्यू, तो न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफायर होगा। यहाँ पे फ्रेंड के बारे में बात की जा रही है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड यहाँ पे हेड वर्ब होगा। इन द रूम, अर्थात कमरे में है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो इज़ वाइज, अर्थात यहाँ पे इज़ वाइज का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात इज़ वाइज जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। देखिए अभी हमने ग्रामर पढ़ा। ग्रामर क्या है, ग्रामर की खोज किसने की, तथा हमने पढ़ा कि ग्रामर का निर्माण कैसे हुआ, किन किन चीज़ों से मिलकर हुआ। तो देखिए हमने उसमें लेटर पढ़ा, फिर लेटर से हमने वर्ड पढ़ा, फिर वर्ड के बाद से हमने सेंटेंस पढ़ा, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस के प्रकार। देखिए सेंटेंस के मुख्यतः 5 प्रकार होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। तथा चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो वे वाक्य जो एक स्टेटमेंट दे, एक कथन प्रकट करें, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें आज्ञा सुझाव सलाह दिया जाए उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, हमें अपनी कार्य पर ध्यान देना चाहिए, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, आदि शब्दों को हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, अर्थात वे वाक्य जिनमें अचानक से खुशी या अचानक से दुख का बोध हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओह वह मर गया, वाव हम जीत गए, अर्थात देखिए इसमें ओह और वाव, इसमें और भी शब्द आते हैं जैसे हुर्रे हो गया, हुर्रे हम जीत गए। इन शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छाबोधक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें मन की इच्छा या भाव प्रकट हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जस्ट गो टू हेल्प, तुम जहन्नुम में जाओ या नर्क में जाओ, अर्थात मन से जो इच्छाएं प्रकट हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं।
टाइप ऑफ सेंटेंस को डीपली से हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के प्रकार। तो वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। पांचवा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छाबोधक कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जो सूचना देते हैं या जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करते हैं उसे हम साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इनका हम डेफिनेशन देख लेंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और साधारण वाक्य कहते हैं इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। तुम लोग मंदिर जाते हो, यू आर गो टू टेम्पल। वे लोग पकौड़े खाते हैं, दे आर इट फ्रिटर्स। वह चाय पीता है, ही इज़ ड्रिंक टी। नैना एक डॉक्टर है, नैना इज़ अ डॉक्टर। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य की। तो वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। या इंग्लिश में इनका हम डेफिनेशन देख लेंगे। दो सेंटेंस विच गिव अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जो हमें सकारात्मक सूचना देते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। तुम लोग मंदिर जाते हो, यू आर गो टू टेम्पल। वे लोग पकौड़े खाते हैं, दे आर इट फिटर्स। वह चाय पीता है, ही इज़ ड्रिंक टी। नैना एक डॉक्टर है, नैना इज़ अ डॉक्टर। देखिए जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं वह सभी के सभी सकारात्मक सूचना दे रहा है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें नकारात्मक सूचना दे। अर्थात हमने डेफिनेशन में अभी कहा कि वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस के दूसरे टाइप अर्थात निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं या वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इनका डेफिनेशन देख लेंगे हम। दो सेंटेंस विच गिव निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। अर्थात वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई एम नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तथा यह नकारात्मक सूचना दे रहा है कि वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अर्थात यह एक निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। तुम लोग मंदिर नहीं जाते हो, यू आर नॉट गो टू टेम्पल। वे लोग पकौड़े नहीं खाते हैं, दे आर नॉट इट फ्रिटर्स। वह चाय नहीं पीता है, ही इज़ नॉट ड्रिंक टी। नैना एक डॉक्टर नहीं है, नैना इज़ नॉट अ डॉक्टर। जैसा कि हमने कहा कि वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना या जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी के सभी नकारात्मक सूचना दे रहे हैं तथा उसके साथ ही साथ उस वाक्य में नहीं का भी प्रयोग है। इन सभी वाक्यों में नहीं का भी प्रयोग है अर्थात इस वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। देखिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के दूसरे भाग अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनका हम इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेंगे अर्थात इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। दो सेंटेंस
विच आस्क क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में सदैव क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे हम कहें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने की सबसे अच्छी क्रियाकलाप अर्थात क्रियाविधि यह है कि उस वाक्य में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे, क्या मैं एक अध्यापक हूँ? एम आई अ टीचर? अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक डॉक्टर थी? वाज सी अ डॉक्टर? क्या वे लोग एक कवि बनेंगे? विल दे अ पोएट? क्या हम लोगों के पास धन था? हैव वी मनी? तुम लोग कहाँ रहते हो? वेयर आर यू लिव? देखिए, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी के अंत में, चाहे वो हिंदी ट्रांसलेशन हो या इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के प्रकार। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है WH टाइप, दूसरा होता है यस या नो टाइप। अर्थात WH टाइप किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों में या जिन वाक्यों में हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात करें हम यस या नो टाइप, तो देखिए, यस या नो टाइप किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग करके, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा, टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मुख्य दो भागों में बांटा गया अर्थात दो प्रकार होते हैं, WH टाइप और दूसरा होता है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या दूसरा होता है यस या नो टाइप। तो बात करें हम WH टाइप, तो अभी हमने जैसे कहा कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, या वे वाक्य जिनमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, विच आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, WH टाइप से कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे, वाई आर यू रोम? तुम लोग क्यों घूमते हो? क्वेश्चन मार्क। वेयर डू दे लिव? वे लोग कहाँ रहते हैं? व्हेन वाज ही बर्न? उनका जन्म या उनका कब जन्म हुआ था? व्हाट विल आई ईट? मैं क्या खाऊंगा? हाउ आर वी प्ले? हम लोग कैसे खेलेंगे? देखिए, जैसा कि हमने WH टाइप में कहा था कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, या व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सभी में देखिए वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है। अर्थात ये सभी के सभी वाक्य WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रश्नवाचक शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द का तात्पर्य यह है कि वाई, वाट, वेयर, हाउ, व्हेन आदि शब्दों का प्रयोग जैसा कि इस एग्जाम्पल में किया गया है। देखिए, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप्स अर्थात यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो वे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या वे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग करके केवल प्रश्न पूछा है, ऐसे वाक्यों को हम यस या नो टाइप सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ?
एम आई रीड इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग यहाँ रहते थे? वेयर दे लिव्ड हियर। देखिए अब हम यस या नो टाइप से संबंधित अर्थात सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे क्या मैं मेला जाता हूँ? एम आई गो टू फेयर। देखिए यहाँ पे मैं के साथ आई के साथ एम का प्रयोग करता है, अर्थात इस वाक्य में हमने एम का प्रयोग करके अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग करके प्रश्न पूछा है। क्या वे लोग फुटबॉल खेलते थे? वेयर दे प्ले फुटबॉल। देखिए वे लोग है उसके अंत में थे है, अर्थात यह पास्ट टेंस है, तो दे वे लोग का मीनिंग दे होता है। दे के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, अर्थात वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया का प्रयोग करके इस एग्जाम्पल में भी हमने प्रश्न पूछा है। क्या वह एक गाना गाता है? डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम यहाँ आते हो? डू यू कम हियर। क्या राधा के पास किताबें हैं? हैज़ राधा बुक। देखिए जैसा कि हमने कहा था कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर आदि शब्दों का प्रयोग, हैज, हैव आदि शब्दों का प्रयोग करके ही प्रश्न पूछा जाए। अर्थात यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी में देखिए एम, वेयर, डज, डू, हैज आदि शब्दों अर्थात सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है। अर्थात ऐसे एग्जाम्पल को या ऐसे वाक्य को हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के तीसरे टाइप्स अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य के बारे में। अब बात करते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो वे वाक्य जिनमें आज्ञा, सुझाव, अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग हो उन वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेंगे हम इनका। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज़ हेल्प मी। दवा समय पर लें, टेक मेडिसिन इन टाइम। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। देखिए कृपया मेरी सहायता करें, यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है अर्थात रिक्वेस्ट किया जा रहा है। दवा समय पर लें, यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। वहाँ मत जाओ, देखिए इस वाक्य में भी यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। अर्थात वे वाक्य जिनमें आज्ञा, सुझाव, सलाह, अनुरोध आदि शब्दों का भाव प्रकट हो उन वाक्यों को हम आज्ञा सूचक सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे अधिक प्लीज़, काइंडली या लेट का प्रयोग किया जाता है, या डू कह सकता था, डू नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं यूज़ ऑफ प्लीज़ या काइंडली। देखिए प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्ट अर्थात अनुरोध करने के लिए करते हैं या निवेदन करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। या काइंडली हेल्प मी। देखिए काइंडली हेल्प मी का प्रयोग भी कृपया मेरी मदद करें और प्लीज़ हेल्प मी का मतलब भी होता है कृपया मेरी मदद करें। अर्थात हम प्लीज़ के स्थान पर काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहें। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। प्लीज़ डू दिस, कृपया यह करें। प्लीज़ डू नॉट गो देयर, कृपया वहाँ ना जाएं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस, कृपया यह ना करें। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक हमें दें। प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ धन दें। देखिए जैसा कि हमने कहा प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने कहा कि काइंडली, प्लीज़ तथा लेट का प्रयोग किया जाता है, तो इस एग्जांपल में देख लेंगे हम यूज़ ऑफ लेट अर्थात लेट का प्रयोग कहाँ पे करता है। देखिए लेट का प्रयोग सुझाव, सलाह, आदेश के लिए लेट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस इट नाउ, उसे अब खाने दो। लेट देम वर्क,
उसे काम करने दो। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट हिम नॉट गो, उसे मत जाने दो। लेट राधा रीड बुक, राधा को किताब पढ़ने दो। लेट अस सिंग टुगेदर, हम लोग साथ गाना गाए। लेट देम नॉट प्ले, उसे खेलने मत दो। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि लेट का प्रयोग सुझाव, सलाह तथा आदेश के लिए किया जाता है। लेट हिम गो, उसे जाने दो। देखिए यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, यहाँ पे भी सलाह दिया जा रहा है। लेट अस इट नाउ, उसे खाने दो, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। लेट देम वर्क, उन्हें काम करने दो, यहाँ पे हम सलाह या आदेश दोनों कह सकते हैं। लेट मी नॉट गो, उसे ना जाने दें या उसे मत जाने दें। देखिए यहाँ पे सुझाव किया जा रहा है, अर्थात लेट का प्रयोग हम सलाह, सुझाव और आदेश के लिए करते हैं, जबकि काइंडली और रिक्वेस्ट का प्रयोग निवेदन करने के लिए करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के चौथे प्रकार, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या जिसे हम विस्मयादिबोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जिनमें अचानक से दुख या अचानक से खुशी शब्द का बोध हो, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन हैप्पीनेस और सडन सैडनेस इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात वे वाक्य जिसमें अचानक से दुख या अचानक से खुशी शब्द का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित कुछ वर्ड्स देख लेंगे, अर्थात किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे, वाव, ओह, अलास, नॉनसेंस एंड सेम। देखिए, जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कहता है कि संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन्हीं शब्दों द्वारा किसी भी भाव को, अर्थात अचानक से खुशी या अचानक से दुख का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे हुर्रे, हम जीत गए। वाओ, कितना सुंदर है। ओह, उनके साथ यह घटना घट गई। अलास, वह हार गए। नॉनसेंस, क्या बकवास है। सिम, ठीक ठाक। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी एक्सक्लेमेशन कुछ वर्ड पढ़े, अब उनका यूज़ हम सेंटेंस में देख लेते हैं। हुर्रे, हम जीत गए। हुर्रा, वी वॉन। ओह, वे बर्बाद हो गए। अलास, दे रैंड। शाबाश या बहुत अच्छे, शाबाश या बहुत अच्छे के लिए वेल डन का प्रयोग किया जाता है। ओह, वह गिर गया। ओह, ही फॉल डाउन। वाह, कितना सुंदर है। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। देखिए, इसमें हुर्रे, हम जीत गए। जीत की जश्न मनाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन वर्ड अर्थात हुर्रे का प्रयोग करते हैं। दुख का भाव प्रकट करने के लिए हम अलास। वेल डन, किसी को शाबाशी देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, अलास, ओह, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग दुख को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि वाओ, वेल डन, हुर्रे, इन शब्दों का प्रयोग खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। या अचानक से कुछ ऐसा आप देख लेते हैं कि अचानक से आपको खुशी होती है, तो आपके मन से यह भाव निकलता है, वाओ, वेल डन, शाबाश। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, अर्थात देखिए यहाँ पे आश्चर्य का बोध कराया जा रहा है, अर्थात जो यहाँ का सुंदरता है वह, मतलब सुंदरता का जो दृश्य है वह कितना खूबसूरत है। व्हाट अ फॉल, कैसे गिरा। हाउ डार्क द नाइट इज, रात इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। अलास, ही डेड, ओह, वह मर गया। नॉनसेंस, बकवास है, यह बिना मतलब का है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार आया है। हाउ ब्यूटीफुल द रैन इज,
वर्षा इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? वाह इट्स टेस्टी। वाह यह बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए ये इन सभी वाक्यों में अचानक से खुशी या अचानक से दुख शब्द का बोध हुआ है या फिर कह सकते हैं आश्चर्य का बोध हुआ है। जैसे देखिए पहले वाक्य में लिखा गया है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। क्या खूबसूरत नज़ारा है या यह इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे है। तो देखिए यह वाक्य जो है वह आश्चर्य अर्थात खुशी शब्द का बोध कर रहा है। व्हाट अ फॉल कैसे गिरा। यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है कि वह गिर गया तो पूछा जाए कैसे गिरा। हाउ डार्क द नाइट इज़ रात इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा दुख शब्द का भाव प्रकट किया जा रहा है। अलास ही डिड ओ हुआ मर गया। यहाँ पे दुख दुख का भाव प्रकट किया जा रहा है। नॉनसेंस क्या बकवास है। अर्थात कोई ऐसा वस्तु है जो आपको पसंद नहीं है और वहाँ पे आपके सामने वह प्रस्ताव रखा जाता है आप वहाँ पे नॉनसेंस कह के निकल जाता है। अगला है व्हाट एन आइडिया। अगर किसी समस्या में आप हैं और आपको कोई विचार आता है उससे बाहर निकलने के लिए तो आप कहते हैं व्हाट एन आइडिया अर्थात खुशी की बात है कि क्या विचार आया है। हाउ ब्यूटीफुल द रैन इज़ वर्षा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जैसे आपने इससे पहले देखा ना हो या फिर आपने देखा है तो आपको पहले की तुलना में वर्षा अधिक खूबसूरत दिख रहा हो। वाह इट्स टेस्टी अर्थात आपने जो भोजन किया उसका स्वाद बहुत अच्छा है जिसके कारण आप खुश अचानक से खुशी शब्द का भाव प्रकट कर रहे हैं अर्थात वाव शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं कि जो भोजन वह कितना टेस्टी है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पांचवें भाग अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य। देखिए अब बात करेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में आशीर्वाद साप प्रार्थना इच्छा आदि शब्दों का भाव प्रकट हो उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। या A sentence which expresses some curse, blessing, prayer or wish is known as optative sentence। यह कह सकते हैं कि वे वाक्य जिनमें मन का भाव प्रकट हो। ठीक है वे वाक्य जिनमें मन का भाव प्रकट हो उसे हम इच्छाबोधक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर वे वाक्य या फिर कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। भगवान आपका भला करे गॉड ब्लेस यू। तुम नर्क में जाओ मे यू गो टू हेल्प। आप लोग सफल हो मे यू गेट सक्सेस। आपकी आयु लंबी हो लॉन्ग लिव यू। भगवान आपकी मदद करे गॉड हेल्प यू। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। जैसा कि आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उस वाक्य में एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में किया जाता है। अब बात करें हम इन उदाहरण में तो देखिए गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला करे यह आशीर्वाद है। मे यू गो टू हेल्थ तुम नर्क में जाओ यह अभिशाप है। आप लोग सफल हो मे यू गेट सक्सेस। देखिए मन का भाव प्रकट हो रहा है कि सामने वाला आपको आशीर्वाद दे रहा है अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपके साथ क्या हो। आपकी आयु लंबी हो लॉन्ग लिव यू यह भी आशीर्वाद है। भगवान आपकी मदद करे गॉड हेल्प यू। यहाँ पे भी देखिए मन का भाव प्रकट हुआ है कि आपकी सहायता कोई करे और वो कौन करे भगवान। तो यह भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही है। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि वे वाक्य जिनमें मन का भाव प्रकट हो या इच्छा प्रकट हो और जिसमें साप या आशीर्वाद दिया जाए उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस से कुछ एग्जांपल देख लेंगे जिसमें से हमें सेंटेंस छांटने हैं कि कौन से ये वाक्य हैं। तो देख लेंगे हम पिक आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य का चयन कीजिए। पहला एग्जांपल देख लीजिए प्लीज़ गिव द पेन कृपया मुझे कलम दे। देखिए जैसा कि हमने कहा था
कि वे वाक्य जिसमें निवेदन किया जाए, अर्थात यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाए प्लीज़, तो इस वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगला है आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए यह एक सकारात्मक वाक्य है, अर्थात इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना खूबसूरत पुष्प है, तो देखिए यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डोंट डू दिस, देखिए इसे दिया तो हम दो वाक्य में इसे बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट का प्रयोग है, अर्थात इस वजह से हम इसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। व्हाट अ फॉल, क्या गिरा, तो देखिए यह जो सेंटेंस है, देखिए व्हाट अ फॉल जो एग्जाम्पल है, यह अचानक से दुख बोल रहा है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे, तो देखिए इस वाक्य में मन का भाव प्रकट हो रहा है, अर्थात इच्छा प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। वाओ इट्स वेरी नाइस, देखिए यह जो शब्द है वाओ इट्स वेरी नाइस, इसमें भी इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें भी अचानक से खुशी शब्द का बोध है, अर्थात कोई नज़ारा हमने देखा और जिसके लिए हमारे मन से यह भाव प्रकट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, देखिए यहाँ पे किसी कारणवश आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे सामने वाले के मन में दुख हुआ है या फिर उसे दुख का भाव प्रकट हुआ है, अर्थात उसने आपको अभिशाप दिया, और अभिशाप हम किस वाक्य में देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। देखिए नॉनसेंस, बकवास है, इस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। देखिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम जिसमें से हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पिक करना है, अर्थात छांटना है। तो पहला हो जाएगा टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देखिए इस वाक्य में सलाह दिया जा रहा है, अर्थात इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो गए, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सी इज़ अ डॉक्टर, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वह क्या एक डॉक्टर है, तो इस वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। डिड ही नॉट कम, क्या वे लोग नहीं आए थे, या क्या वह नहीं आया था, देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि प्लीज़ का प्रयोग, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि प्लीज़ का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, निवेदन, सुझाव, सलाह आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात प्लीज़ हेल्प हिम जो होगा वह इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ओह ही डेड, ओह वह मर गया, तो देखिए इस वाक्य में अचानक से दुख शब्द का भाव प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अगला है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, तो यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। लॉन्ग लिव, लंबी आयु हो, देखिए यहाँ पे मन का भाव प्रकट हो रहा है, इच्छा प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।